हेलो एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एसए जो कि आज की क्लास जो है हमारी डेमो क्लास है। तो इसमें हम बेसिक्स को समझेंगे कि एक एसए जो है वो लिखा कैसे जाता है, क्योंकि बीपीएससी में अभी एसए रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब 68 बीपीएससी में हमने देखा था कि पहली बार जो है वो एसए का पेपर पूछा गया था। एंड उस टाइम पे जब तीसरा वाला सेक्शन खास करके लोगों ने देखा था तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी समझने में, क्योंकि वो प्रोवर्ब वाला सेक्शन था। और खास करके वो लोग जो दूसरे स्टेट से आते हैं जिनको कि बिल्कुल ही बिहार के लैंग्वेजेस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। तो स्टार्टिंग के दो सेक्शंस तो 68 बीपीएससी में भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, थोड़ा सा फिलोसफिकल था, लेकिन 69th और 70th में वो थोड़ा इजी कर दिया था। तो ऐसे लिखने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें जो हमको ध्यान में रखनी होती है, सबसे पहला होता है हमारा टॉपिक। कि अगर कोई ऐसे आपको दिया गया, फॉर एग्जांपल 70th बीपीएससी का ये पेपर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको चार टॉपिक्स हैं जो नजर आने: इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, country development and information technology, environmental imbalance is the destroyer of creation, soil conservation and organic farming। और दिया हुआ है कि 700 से 800 वर्ड्स में आपको जो है ऐसे लिखना है। तो सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि ऐसे जो है वो जीएस नहीं है, नॉट अ जीएस आंसर। तो जैसे हम जीएस में सोचते हैं कि हम एग्जाम्पल्स दे देंगे और डेटा लिख देंगे भर भर के तो उसमें हमको मार्क्स मिल जाते हैं, एसए में ऐसा नहीं होता है। एसए का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका फ्लो। भले ही बीपीएससी अभी रिसेंट में ये चीजें नहीं देख रहा है क्योंकि अभी नया नया ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा इंसान वहां पे बैठा हो जिसका लैंग्वेज बहुत अच्छा हो, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी हो, तो वो सबसे पहले देखेगा कि आपके एस्से में फ्लो है कि नहीं है। ब्रेक तो नहीं आ रहा है कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ, जैसे पैराग्राफ 1 अगर ये बोल रहा है कि राम इज अ बॉय, तो पैराग्राफ 2 जो है वो अगर ये बोलने लगे कि सीता इज अ गर्ल, तो पहले आपको पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना होगा, जो सीमलेस फ्लो, कि ऐसा लगे ही नहीं कि आपके ऐसे में जो है वो कहीं पे ब्रेक आ रहा है, आपके कंटेंट में कहीं पर ब्रेक आ रहा है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमको ध्यान में रखनी है वो है हमारा सीमलेस फ्लो। और फिर टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना होगा कि क्या हमारे पास इसके लिए इतना कंटेंट है कि हम इस टॉपिक को लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे अब जैसे ही ये पढ़ा, आपको पूरा का पूरा जीएस में जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं इंडिया के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे हो, आपका सोशल लेवल पे हो, कल्चरल लेवल पे हो, ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में आ जानी चाहिए। उसके बाद दूसरा वाला टॉपिक, ऐसे ही हर एक टॉपिक को हम देखेंगे और उसके बाद हमको ये डिसाइड करना होगा कि क्या किसी टॉपिक में मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट है कि नहीं है, क्योंकि 2 पेज नहीं लिखना है कि नहीं भी आया तो कुछ 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 बना के लिख देंगे। ऐसे में जहां हमने बनाना शुरू किया मतलब वही कहानी खत्म। और मार्क्स कितने होते हैं ऐसे के, तो यहाँ देखिए 300 मार्क्स। और ये 300 मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपकी रैंक कहाँ पर होगी। अगर इस 300 में से आप जो है वो 180 के लगभग मार्क्स लेकर आ जाते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो है वो मेंस में सिलेक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि मैंने जो वेस्ट बंगाल के डेप्यूटी कलेक्टर हैं श्री अभिराज मिश्रा, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मैंने उनकी कॉपी भी देखी है 68 बीपीएससी की। 67 में तो ऐसे था नहीं जब उनका एग्जाम निकला था, बट 68 बीपीएससी में जब उनको इंटरव्यू कॉल आया था तो जीएस 2 में उनके कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, मतलब वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लेकिन उनका एस्से इतना अच्छा था कि उसमें उनको 181 मार्क्स मिले थे और ये उस साल के हाईएस्ट मार्क्स थे। and I have read his copy. He has written some exceptionally good essay। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि वाह यार, कोई इंसान इतना अच्छा कैसे लिख सकता है।
तो जब हम इस बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं ना, 170 175 वाला बॉर्डर, फॉर एग्जांपल मेरा ही कॉपी जो था 169 मार्क्स मिले थे मुझे। मान लेते हैं इसी में मुझे 175 मार्क्स अगर मिले होते या 176 मार्क्स मिले होते, तो शायद आज मेरा नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में होता। तो ऐसे बहुत मैटर करता है, क्योंकि GS1 GS2 की तैयारी सब करते हैं। आप कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जो होगा वो GS1 और GS2 की तैयारी बहुत अच्छे से करेगा, और उसमें एवरेज मार्किंग की जाती है। मतलब अगर आपने अच्छा लिखा है अपने, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तो आपको 140 प्लस, और GS 2 में और GS1 में जो है आपको आराम से 160 प्लस मार्क्स भी मिल जाते हैं। असली खेल जो होता है वो ऐसे से होता है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से ऐसे का टॉपिक जो है वो चूज करना होगा कि हमको कौन सा ऐसा टॉपिक हम चूज करें जिससे हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पेश कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को अगर आप एक ही बात बार बार बोलते रहिएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, मान लेते हैं कि मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया और उसमें मैं बोलती रहूँ कि हाँ इंडिया जो है वो एक ग्लोबल पावर बन सकता है, इंडिया की मिलिट्री बहुत अच्छी है, हर 2 पॉइंट के बाद क्या करेंगे कि फिर से बोलने लगेंगे कि इंडिया की मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, इंडिया के पास अपना खुद का इतना ज़्यादा डिफेंस सिस्टम है, कैपेबिलिटीज़ है। तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि कुछ और बोलो ना, मोनोटोनस मत बनाओ ऐसे को, ऐसे ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के लगे कि वाह, मतलब दिल खुश हो जाना चाहिए इस तरीके का। तो सबसे पहले तो आ, बिना मतलब कोई भी ऐसे के प्रैक्टिस के मैं रेकमेंड करूंगी कि कुछ ऐसेज हैं। BPSC में तो अभी बहुत कम ऐसे लोग हैं इंग्लिश मीडियम में जिनका ऐसे जो है जो कि अभी आप पढ़ सकते हैं, बट UPSC के आपको विक्रम गरेवाल सर हैं, विक्रम गरेवाल, इनका कॉपीज आपको विजन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, विजन या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। उसके बाद हर्ष शर्मा सर हैं, ये आई थिंक 2017 में इनको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे ऐसे में, इनका भी कॉपीज आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभिराज मिश्रा हैं, इन सब की कॉपीज जो है आप पढ़ सकते हैं, और उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से एक ऐसे को जो है फ्रेम करना चाहिए। और जो लोग भी आपको ये बोलते हैं ना कि ऐसे में नॉलेज मैटर नहीं, मतलब लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, स्पेलिंग्स मैटर नहीं करता है, ग्रामर मैटर नहीं करता है, मानते हैं कि उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन एवरी स्मॉल थिंग, मान लेते हैं कि कोई एग्जामिनर ऐसा बैठी है जो इंग्लिश का प्रोफेसर हो और उसके सामने हमने ग्रामेटिकल एरर्स कर दिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिए, तो उसका पहले में चलो वो इग्नोर करेगा। हर पेज में अगर चार चार स्पेलिंग मिस्टेक्स हम करने लगे तो क्या वो इग्नोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अभी से हमको काम करना होगा एक एक चीज पर। ठीक है, तो पहली चीज हो गई हमारी कि हमको टॉपिक बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना होगा, और स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट, 1 घंटा आपको पर ऐसे मिलेगा, तो स्टार्टिंग का 15 से 20 मिनट, 40 मिनट काफी होता है एक अच्छे ऐसे को लिखने के लिए। एंड मार्क माई वर्ड, आप अपनी राइटिंग स्पीड अगर बढ़ा लेते हैं तो 40 मिनट काफी होता है कि आप एक अच्छा ऐसे लिख लें। तो टॉपिक के फिर आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स आप उसमें लिख सकते हैं, और उसमें सिर्फ आपको प्रो पर्सपेक्टिव ही नहीं देना है। जैसे आंसर्स में हम करते हैं ना कि जो सिर्फ सपोर्ट में नहीं लिखते हैं, उसका एंटी भी लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं थीसिस और एंटी थीसिस। अगर आपने वो पॉडकास्ट देखा होगा तो अभिराज मिश्रा सर यही बता रहे हैं कि ऐसे लिखने का जो हार्वर्ड स्टाइल है वो यही है, थीस इंट्रो, थीसिस, एंटीथीसिस एंड कंक्लूजन। एंड आई वुड से कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्टाइल्स में से माना जाता है। आपको बहुत सारे जगहों पे बताया जाएगा कि पेस्टल अप्रोच फॉलो करना चाहिए और पता नहीं कौन कौन अप्रोच फॉलो करना चाहिए, लेकिन हर चीज में पेस्टल अप्रोच नहीं लगेगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें आप क्या पॉलिटिकल एंगल घुसाएंगे, क्या इकोनॉमिक एंगल घुसाएंगे? तो टॉपिक अगर बहुत वाइड है, बहुत फिलोसफिकल है, तो उसमें आप पेस्टल अप्रोच घुसा सकते हैं, लेकिन अगर GS से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको एक बेसिक आइडिया लेकर के चलना होगा कि थीसिस, पहले हमको उस पॉइंट को रीइंफोर्स करना है जो टॉपिक बोल रहा है, उसके बाद हमको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अगेंस्ट में भी हम बोले, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन 3-4 पॉइंट्स जो है वो उसके अगेंस्ट में भी बोलना होगा, ये दिखाने के लिए कि हम सिर्फ आप जो बोल रहे हैं उसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरा अपना एक व्यू पॉइंट भी है। फॉर एग्जाम्पल सॉइल कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग, माना कि जरूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल कंजर्वेशन के लिए, लेकिन
क्या सारे फार्मर्स इतने केपेबल हैं कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, कि वो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हैं? आखिर केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा सस्ते हैं, ज्यादा इजीली अवेलेबल है, तभी तो वो इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं ना। तो दोनों पॉइंट्स ही आपको लेकर के चलना होगा। तो सबसे पहले आपको टॉपिक का ध्यान में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे बोला जाता कि मुझे कौन सा टॉपिक चूज करना है, तो इसमें सफिशिएंट कंटेंट है मेरे पास, इसमें भी सफिशिएंट कंटेंट है, आप यूपीआई का, डिजिटल इंडिया का, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, इसमें भी सफिशिएंट कंटेंट है। लेकिन ये टॉपिक जो है ये बहुत ही जीएस ओरिएंटेड हो जाएगा, इसमें मेरे को सेम ही चीज बार बार बोलनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे, थोड़ा डेटा देना पड़ेगा कि हाँ सिक्किम जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट बन गया तो वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हो रहा है, ये वो तो उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो आई वुड हैव स्किप्ड दैट टॉपिक। अब बात करते हैं अगर थर्ड वाले सेक्शन की। ये है हमारा जो बिहार प्रोवर्ब्स या जो ये कहावत वाला सेक्शन होता है, मुहावरों वाला सेक्शन होता है। तो इसमें तो जब मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था, तो जब लास्ट मैंने जब क्लासेस ली थी 78 बीपीएससी के टाइम पे, तो काफी मिलता जुलता टॉपिक जो है वो हमने प्रैक्टिस किया था क्लासेस में, तो इसलिए मैंने उसी टॉपिक को सेलेक्ट किया था। बट प्रेजेंट में अभी अगर मुझे कोई बोले बोले तो मैं ये वाला टॉपिक सेलेक्ट करूंगी, बनले के साथ ही सब केहू और बिगड़े के केहू नहीं। मतलब अगर आपका काम बना हुआ है, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं अपनी लाइफ में, तो आपके साथ ही सब है। लेकिन अगर आपका काम बिगड़ा हुआ है, वो गाना है ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई, तो ये वही है कि सुख में आपके सब साथ रहते हैं लेकिन दुख में कोई आपके साथ नहीं रहता है। तो इसको मैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से फिर वहां पे रीइंफोर्स करने की कोशिश करती हूँ। अब बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है बापक नाम साग पात आ पेटक नाम परोर। तो किस किस को इसका मतलब समझ में आ गया है कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है? मैम मुझे मे आई स्पीक। यस शिल्पा प्लीज। मैम उसमें ये बताया गया है कि जैसे बेटा जो है वो फादर के सेक्रीफाइसेस को कहीं ना कहीं, मतलब जो सेक्रीफाइसेस फादर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं बच्चों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसे भूल कर अपने आप को बेस्ट मानना। मतलब यहाँ पे मैम ये चीज बताया गया कि यहाँ पे जो साग पात का मतलब है कि फादर कहीं ना कहीं सिंपल लाइफ लीड कर रहे हैं, और बेटा जो है वो सेक्रीफाइसेस को भूलकर अपना एक बेस्ट बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल से जो उठ कर आया है वो चीजें कहीं ना कहीं वो भूल जा रहा है अपने अर्बनाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन में, एंड दैट्स ऑल। ओके ओके। और कोई? मैम इसमें ये है कि जैसे फैमिली का जो लेगेसी होता है ना, वो मतलब बच्चों पे ही डिपेंड करता है, मतलब कि वो किस तरह वे से लेके चलता है। अगर अगर बिगाड़ना हो तो बिगड़ भी जाएगा, और नहीं तो अगर अच्छा से अगर उसको वो मतलब प्रॉपर वे से करेंगे तो मतलब फैमिली का लेगेसी कैरी कर सकते हैं बच्चे, मतलब हम्म ऐसा हम्म कुछ। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर दो लोग दोनों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं, और मैंने जो लिखा है वो कुछ तीसरा ही है। तो यही बात है कि एक ऐसा टॉपिक जब देगा ना आपको, तो उसका बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकता है, बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। तो जैसा कि शिल्पा ने बताया कि यहाँ पर बापक नाम, सॉरी ये वाला है ना, हाँ, बापक नाम साग पात और बेटक नाम परोर, मतलब बाप जो रूट्स बनाते हैं, जो आप एक नींव रखते हैं, बेटा जो है वो उससे हट करके चलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं, लेकिन बेटा जो है वो फॉरेन चला गया है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बेटा जो है वो फॉरेन चला गया है, वो गांव की मिट्टी उसको पसंद नहीं है, ऐसा लगता है कि गंवार हैं वहाँ के लोग, अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारा न्यूज़पेपर में ऐसा केस आता है। तो ये मैम मैं एक बार बोलूं? यस। मैम ये जैसे हम तो दूसरे स्टेट के हैं तो समझ में नहीं आता, एक ऊपर से मुहावरा है। मतलब मुझे तो समझ में आया कि ये बोल रहा है कि फादर की लेगेसी को लेके हम अगर चलें तो वो फ्रूटफुल रहेगा। हम्म। तो वही जो आपको समझ में आ रहा है ना, आपको बस एग्जामिनर को उसको प्रूव करना है। ठीक है, जैसे मैंने भी जो समझा वो दूसरी चीज है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो समझा वो क्या समझा और उसको मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, बस अपना पॉइंट जो है, जो आपने समझा है, उसको एग्जामिनर को प्रूव कर देना है कि ये मैंने समझा है, और इसके इतने एग्जाम्पल से मैं इस चीज को प्रूव कर सकती हूँ। मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमको हमारे सराउंडिंग्स में देखने को मिलते हैं। समझ गया? समझ गए?
ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी ऐसे टॉपिक को, खास करके ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो कि क्लैरिटी के साथ आपको मतलब नहीं समझा पा रहे हैं, अगर मान लेते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 में भी फिलोसफिकल टॉपिक पूछ लेता है, तो उसके साथ भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला है स्टेप हमारा कि टॉपिक को ब्रेक करना है और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। तो दो यहाँ पे आ छूट गया है, उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो बापक नाम साग पात आ, बेटक नाम परो, यानी कि बाप का नाम सागपात है और बेटे का नाम परोर है। तो यहाँ पर चार कीवर्ड्स हैं हमारे पास, बाप, सागपात, बेटा और परोर। का नाम का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ये कुछ तो लेगेसी लीनिएज के बारे में बात कर रहा है कि बाप और बेटे का संबंध जो एक लेगेसी क्रिएट होती है, जो एक कह सकते हैं जनरेशन क्रिएट होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो अब हमको ये समझना होगा कि अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा कि अ फादर्स नेम इज लाइक अ लीफ, कि बाप का नाम साग पात के जैसा होता है। साग पात यानी कि बहुत बेसिक चीज है, जो हम लोग साग खाते हैं ना, साग जो होता है उसको बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। बट अ सन्स नेम इज लाइक अ फ्रूट। फ्रूट यहाँ पे या परोर जो है वो लग्जरी को सिग्निफाई कर रहा है कि बेटा जो है, बाप भले ही नींव रखता है लेकिन बेटा उस नाम को आगे लेकर के जाता है, ये मतलब मैंने समझा। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करूंगी। तो इट हाईलाइट्स द ट्रांजिएंट वर्सेस लास्टिंग लेगेसी, कि बाप जो है उन्होंने एक ट्रांजिएंट लेगेसी क्रिएट की, लेकिन अगर उनका बेटा उसको आगे लेकर के जाता है, तब जाकर के कहीं ना कहीं वो एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी क्रिएट करता है। जेनरेशनल रिलेशनशिप को दिखाता है कि बाप और बेटे के बीच में कैसे एक जनरेशन गैप आ जाता है। इनहेरिटेंस को दिखाता है कि अगर बाप बहुत सारा कुछ विरासत में छोड़ के जाते हैं तो बेटा कैसे उसको आगे लेकर के जाता है। हमारे रूट्स को दिखाता है। बाप जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बायोलॉजिकल फादर को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। बाप जो है वो हमारे रूट्स को, हमारे जो वैल्यूज हैं उसको भी सिग्निफाई कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमको, जैसे हमने ये लिखा, तब हमको समझना होगा कि अलग अलग डायमेंशन क्या हो सकते हैं। जैसे फादर को हम किन किन वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं, और सन यानी बेटे को हम किन किन वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। फादर को पहले, सबसे पहले तो हमारे बायोलॉजिकल फादर, हमारे पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे नेशन के, वो भी तो फादर ही है ना, उन्होंने भी एक लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए। हमारे देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हमारे रूट्स, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, जैसे भगवत गीता हो गया, योगा हो गया, उसके बाद रामायण हो गया, उसके बाद आप और भी रिलीजन्स में आप गौतम बुद्ध की लेगेसी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पुराने जनरेशन, ये तो क्लियर है टॉपिक से ही। हमारा एथिकल फाउंडेशन, कि आज भी जो हमारी नींव है वो कहीं ना कहीं हमारे एथिकल फाउंडेशन से ही चली आ रही है। अगर हम बिल्कुल ही अपने एथिक्स को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लास्टली हमारा इन्वायरमेंट, हमारा नेचर, वो भी तो हमारे पेरेंट्स की तरह ही काम करता है ना। नेचर जो है, माँ, मदर अर्थ हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी जो है वो भी बाप को सिग्निफाई कर रहा है। और बेटा की एनवायरनमेंट की केयर नहीं करते हैं। तो सन किस चीज को सिग्निफाई करेगा, तो सबसे पहला तो रियल चाइल्ड। दूसरा, फाउंडिंग फादर से अगर हम देखें तो सिटीजन्स, कि उन्होंने क्या इमेजिन किया था और सिटीजन्स क्या लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनके फ्रूट्स की, ट्रेडिशंस को आज हम देख रहे हैं कि हमारा योगा जो है उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है योगा डे के फॉर्म में। तो कहीं ना कहीं पुराना ट्रेडिशन है, उसी के फ्रूट्स हमको देखने को मिल रहे हैं ना। फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हमने एग्जांपल दिया, तो इंडिया जो है आज एक न्यूक्लियर पावर के रूप में, अगर उस टाइम पे विक्रम साराभाई ने, होमी जे भाभा ने ये नहीं सोचा होता कि ये बीएआरसी कितना इम्पोर्टेंट है और इंडिया में स्टैब्लिश करने की बात नहीं की होती, एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल्स का नींव नहीं रखा होता, उनको मिसाइल मैन नहीं कहा जाता, तो क्या आज इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन पाता? मतलब मिसाइल मैन तो वो बाद में बने, न्यूक्लियर पावर हम पहले बन गए थे। बट भाभा और विक्रम साराभाई, अगर उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी का नींव नहीं रखा होता, तो क्या आज इसरो मार्स पे जा पाता? क्या आज इसरो चंद्रयान का इम्पॉसिबल फीट अचीव कर पाता? अभी शुभांशु शुक्ला का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर होमी जे भाभा ने, सॉरी, विक्रम साराभाई ने उस टाइम पे इसरो की नींव नहीं रखी होती, तो क्या आज शुभांशु शुक्ला
स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बन पाते, तो ऐसा नहीं हो पाता। नेक्स्ट, मॉडर्न जनरेशन की अचीवमेंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। मॉडर्न जनरेशन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि पुराने जो रूडिमेंट्री नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करने वाला है। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक पर्सपेक्टिव और दे सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और ये सब होना चाहिए आपका रफ में। जो 15-20 मिनट स्टार्टिंग के मिलेंगे ना, उसमें आपको यही करना है क्वेश्चन पेपर में, या जो रफ शीट जहाँ पे दिया जाता है वहां पर आपको ऐसे ही स्क्रिबल करना है। पेंसिल ले जाइए, पेन ले जाइए, ऐसा कोई रोक नहीं होता है। और उस स्क्रिबलिंग से आपको ये पूरा जो है वो जनरेट करना है, ये पूरा माइंड मैप, ये पूरा ब्रेनस्टॉर्म करना कहते हैं इसको, पूरा माइंड मैप बनाना है और अपना स्ट्रक्चर बना लेना है कि इस तरीके से इसके बाद हमको इस पॉइंट पे आना है, इसके बाद इस पॉइंट पे आना है, इसके बाद इस पॉइंट पे आना है। दूसरा स्टेप हो जाएगा हमारा इंट्रो। ये दूसरा क्या है, इसको तो तीसरा स्टेप बोलेंगे, क्योंकि दूसरा स्टेप तो यही था। स्टेप 2, डायमेंशंस। स्टेप 3 हो जाएगा हमारा इंट्रो। अब इंट्रो या तो आप एनेक्डोट बेस्ड दे सकते हैं, या कोट बेस्ड दे सकते हैं, या आप प्रोवर्ब को एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोवर्ब रहा तो प्रोवर्ब, कोई फिलोसफिकल टॉपिक रहा तो उस फिलोसफिकल टॉपिक को, और अगर मान लेते हैं कि कोई जेनरिक टॉपिक रहा जैसे सॉइल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करते हुए जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हैं। मेरा फेवरेट है एनेक्डोट बेस्ड, क्योंकि वो जो है एग्जामिनर के मन में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि अब ये आगे क्या बोलने वाला है, कैसे इस चीज को ये कनेक्ट करेगा जो टॉपिक है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर एक रियल स्टोरी, आप चाहे तो हाइपोथेटिकल स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कोई रियल स्टोरी रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है लोगों के बारे में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। या आप पोएम्स से भी शुरुआत कर सकते हैं। मुझे याद है 69th बीपीएससी में मैंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक था फर्स्ट सेक्शन में, उसमें मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के पोएम से स्टार्ट किया था। तो यहाँ मैंने एक एनेक्डोट से स्टार्ट किया कि व्हेन अ यंग बॉय वंस आस्क्ड डॉक्टर कलाम, सर आर यू प्राउड टू बी द सन ऑफ अ बोटमैन। मतलब सबको पता होगा ये कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक नाव चालक के बेटे थे, और उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि, मतलब ना ही उनके पेरेंट्स ने कभी ये सोचा होगा कि वो इतना इम्पॉसिबल फीट जो है वो अटेन कर लेंगे, कि वो आगे चल करके पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाने लगेंगे। जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो बहुत कम ही ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जिनका नाम जो है वो इतिहास में लिखा गया है। मतलब ऑब्वियसली हमको तो याद करना ही है क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं भी तैयारी करेंगे उनको भी पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने अपनी खुद की एक लेगेसी क्रिएट की थी। तो जब डॉक्टर कलाम से ये पूछा गया, he smiled and said, "Yes, but I am happier that my father would be remembered as the father of a teacher and a scientist." This simple exchange captures the essence of the proverb. अब इसको मैंने लिंक किया, इस एनेक्डोट को यहाँ पर लिंक किया जो टॉपिक का मतलब हमने समझा है उससे, कि दिस सिंपल एक्सचेंज कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द प्रोवर्ब, बापक नाम साग पात आ, बेटक नाम बरोर। The idea that while the father's name provides the starting point, it is the son's deeds that create a lasting identity. कि भले ही फादर जो हैं, हमारे फादर्स एक रूट बना सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बॉलीवुड में बहुत देखने को मिल रहा है कि सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम अली खान, अभी वो क्या उसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि वो सैफ अली खान का बेटा था। लेकिन जब तक वो चलेगा नहीं, उसको एक्टिंग नहीं आएगी, तब तक तो सिर्फ उसको इस वजह से तो मूवीज नहीं मिलेंगी ना कि वो सैफ अली खान का बेटा है। तो आपके फादर या आपके फोर फादर्स एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और ये देखना कि एक लास्टिंग आइडेंटिटी क्रिएट हो, ये काम जो है वो फ्यूचर जनरेशन का होता है। और यहाँ पे सन का मतलब सन पर से सिर्फ बेटा नहीं, इनका मतलब यहाँ पे फ्यूचर जनरेशन इसको सिंबलाइज कर रहा है। एंड बेटर यही होगा कि हम यहाँ पे सन की जगह फ्यूचर जनरेशन ही यूज करें, ताकि एक ये जेंडर पर्सपेक्टिव से भी इक्वल जो इमेज है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 3, अब हमको जो डायमेंशन हमने सोचे थे उसको हमने फिट करना है अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। स्टेप 4, तो पहला है जैसे हिस्टोरिकल में
अब अगर हिस्टोरिकल में देखें तो हमको मौर्यन एम्पायर की लेगेसी देखने को मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी, बिंदुसार उसको थोड़ा आगे ले गए, लेकिन असल में मौर्यन एम्पायर को जाना किससे जाता है, तो अशोका द ग्रेट से। तो अगर अशोका इतने ग्रेट नहीं होते, और अगर सिर्फ बिंदुसार की बात करें तो बहुत कम ही लोग हैं जो बिंदुसार के बारे में जानते हो। अगर आप जनरल पब्लिक से पूछिएगा तो अशोक का नाम सब जानते हैं, लेकिन बिंदुसार का नाम बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो अगर अशोक के डीड्स इतने ज्यादा बड़े नहीं होते तो क्या वो द ग्रेट अशोक बन पाते, नहीं बन पाते। सिमिलरली बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी, लेकिन उसको आगे ले जाने का काम किसने किया, तो सबसे ज्यादा अकबर ने, तभी अकबर द ग्रेट कहा जाता है, और बाकी किसी को भी उतना ज्यादा नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके फादर्स के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मतलब हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमको जानना होता है, लेकिन जनरल पब्लिक से अगर पूछा जाए तो महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सब लोग जानता है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके पिता क्या करते थे इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि हर में अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद ना वो मोनोटोनस लगने लगेगा। इसीलिए इंडिविजुअल के साथ साथ बाकी जो डायमेंशन हमने सोचा था कि रूट्स है, हमारा कल्चर है, हमारी लेगेसी है, उसको भी फिट करते हुए चलना है। जैसे हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, वो आज भी मतलब उनमें ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिनके बारे में आज भी रिसर्च जो है वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एटम, परमाणु का जिक्र जो है वो बहुत पहले हमारे वेदों में किया जा चुका है, योगा का हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक बन गया था 1947 में, लेकिन आज किसके लिए जाना जाता है, इस बात के लिए थोड़ी जाना जाता है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी बना 1947 में। आज इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया के लिए जाना जाता है, यूपीआई के लिए जाना जाता है। बाकी और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एक आध एग्जाम्पल इंडिविजुअल लेवल पे दे देंगे कि धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी, लेकिन आज अगर उसको ग्लोबल लेवल तक ले जाने की बात करें तो किसने करा है ये काम, तो मुकेश अंबानी ने ये काम किया है। फिर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि एलपीजी जब हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट उस समय तो हमको लग रहा था कि आईएमएफ हमसे ये काम क्यों करवा रहा है। अगर आपने मतलब इकोनॉमी का बेसिक क्लियर है आपका तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था इंडिया का, और इंडिया गया था आईएमएफ के पास लोन के लिए, और आईएमएफ ने ये शर्त रखी थी कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम आपको लोन नहीं देंगे, आपको इस क्राइसिस से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए हम, और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि आईटी बूम हुआ है इंडिया में, इंडिया एक यूनिकॉर्न हब बन गया है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं था कि ये जो है ये यहाँ पे बाप को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, टॉपिक से भटकना नहीं है, ये नहीं कि इसको मतलब एग्जामिनर को किसी और दुनिया में ले जाएंगे, बार बार उसको इससे कनेक्ट करेंगे कि हियर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 सिग्निफाई एज रूट्स या एज फादर, एंड द आईटी बूम, यूनिकॉर्न हब, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आर द रूट्स। नेक्स्ट, सोशल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो सबसे पहले तो सोसाइटी में हमारा एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अगर सोसाइटी में देखें तो इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है क्योंकि इनके सोशल डीड्स हैं ऐसे कि इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। राजा राम मोहन रॉय हैं। सिमिलरली हम सोशल रिफॉर्म्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब सोशल रिफॉर्म्स आया तो उस टाइम पे लोगों को क्या लगा था कि ये क्यों हो रहा है, खास करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट भी आ गया था कि ब्रिटिश क्यों जो है सती प्रथा को खत्म कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को खत्म कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका फल आज देखने को मिल रहा है विमेन एम्पावरमेंट के फॉर्म में, कास्ट अपलिफ्टमेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट, अगर कल्चरल लेवल पे बात करें तो आईवीसी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये सब जो थे ये हमारी नींव थी, ये इन्होंने एक बेस क्रिएट किया हमारे सिविलाइजेशन का। बट क्या हमारा सिविलाइजेशन आज भी सिर्फ इस बात के लिए थोड़ी जाना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम कितने ज़्यादा डेवलप थे। आज हम किस लिए जाने जाते हैं, तो हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। ये चीज़ें जो हैं ये हमको डिफाइन करती हैं। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब 4-5 पर्सपेक्टिव्स हमने बता दिए थीसिस के।
कि किस तरीके से इस पॉइंट को हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, जो भी टॉपिक में लिखा है उसको हम बार 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 अलग अलग एग्जाम्पल से प्रूव कर रहे हैं कि इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये वैलिड है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ना कि इसका ऑपोजिट व्यू भी एग्जिस्ट करता होगा। तो उसके बाद फिर हम उसका ऑपोजिट व्यू लिखेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है कि उसके लिए भी 4-5 पेज लिखेंगे, नहीं इतना नहीं करना है। 700-800 वर्ड्स, यानी कि आपको मैक्सिमम 8 से 9 पेज आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ऑपोजिट व्यू के लिए 2-3 एग्जाम्पल से या मैक्सिमम 4-5 एग्जाम्पल से आप उसको यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या हमेशा ही सन का नाम जो है वो याद किया जाता है, या सन का नाम जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है, या सिर्फ फादर के ही लेगेसी से काम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको पता है कि गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था, लेकिन गौतम बुद्ध के बारे में हर एक नॉर्मल पब्लिक जिसको जो जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना, जीएस हिस्ट्री कुछ भी नहीं, वो गौतम बुद्ध को जानता होगा। तो उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की। ये मैटर नहीं करता है कि उनका बेटा कौन था या उनके आने वाले जनरेशन ने क्या किया। सिमिलरली गांधी ने भी, गांधी का नाम सब लोग जानते हैं, बट गांधी के बेटों का नाम कितना, बहुत लोगों को तो ये लगता है कि राहुल गांधी की जो फैमिली है या राजीव गांधी की जो फैमिली है वो गांधी जब महात्मा गांधी को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो गांधी ने अपने आप में एक लेगेसी क्रिएट कर दी, जहाँ पे आप सत्याग्रह का, अहिंसा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसको कि आज भी लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम आज भी याद कर सकते हैं, करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक लेगेसी है। अब ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पर, इतने एग्जाम्पल्स हमने इंडिविजुअल, बस इससे ज्यादा देंगे ना तो फिर मोनोटोनस लगने लगेगा। फिर हम इंस्टीट्यूशंस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इसरो है, आईआईटीज हैं। ये मैटर नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, इसरो के चेयरमैन कौन है, आईआईटी में एचओडी कौन है या स्टूडेंट्स कौन है, इनकी अपने आप में एक लेजिटिमेसी है। कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो वो ये नहीं देखा जाता है कि कौन से जज ने उस जजमेंट को दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें सही होगा, इसरो ने किया है मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप में इनकी एक अपनी लेगेसी है। एंड लास्टली हमारे टाइमलेस ट्रेडिशंस, जिनका कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल भगवत गीता, आज के हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसमें कि उन मॉडर्न प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आज जेन जी हम देख सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, या फिर जया किशोरी जी हैं, या फिर गौड़ गोपाल दास हैं। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न जनरेशन इनसे बहुत कनेक्ट कर पा रही है। और क्यों कनेक्ट कर पा रही है? क्योंकि ये जो किताबें हैं, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, मैं सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं कर रही हूँ, आप बाइबल का भी रेफरेंस ले सकते हैं, आप बुद्धिज्म की भी किताब का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये जो किताबें हैं ये हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के को भी सॉल्व करने में आज भी उतनी ही कामयाब है जितनी कि पहले थी। एक बहुत किसी फेमस इंसान का कहा हुआ है ये, कि अगर आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो भगवत गीता का कोई भी पन्ना जो है वो उठा के पढ़ लीजिए, आपको अपने सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। इस लेवल की लेगेसी है उस किताब की, इस लेवल का वैल्यू है उस किताब का। तो मैटर नहीं करता है कि उसमें उसके आगे क्या लिखा गया, लेकिन वो अपने आप में ही एक लेगेसी है। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि बाप का नाम, सॉरी, बेटे का नाम जो है वही इम्पोर्टेंट हो। कई बार जो फाउंडेशन होता है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमारे कल्चर के बारे में भी बात कर सकते हैं कि नो मैटर हम कहीं भी चले जाएं, लोग जो हैं वो यूएस चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार में छठ एक बहुत इम्पोर्टेंट कल्चर है। तो यूएस में जाकर भी उसके भी हम देख रहे हैं कि छठ जो है वो ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारे रूट्स जो हमारे बाप को सिग्निफाई कर रहे हैं, यहाँ मतलब हमारे फादर को सिग्निफाई कर रहे हैं, वो आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितना कि पहले रखते थे। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ओके। ओके, यस मैम। इसके बाद अब इतना लिख लेने के बाद ना ऑलमोस्ट आपका 6-7 पेज तक आपका खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स लिखा है, फिर भी आप देखिए कि 5 पेज के लगभग यहाँ पर खत्म हो गया है। अब हमको कंक्लूजन की तरफ बढ़ना होगा
क्योंकि जितना टाइम लगाएंगे कंक्लूजन तक पहुंचने में उतना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा चीज को आपको समराइज करना होगा। तो कंक्लूजन से पहले, जैसे हमने इंट्रो देखा था कि इंट्रो से बॉडी पर आने से पहले हमको कनेक्ट करना था, कि इंट्रो से बॉडी में एक सीमलेस कनेक्ट होना चाहिए, वैसे ही बॉडी से कंक्लूजन के बीच में एक सीमलेस कनेक्ट होना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कंक्लूजन का कि जहां से शुरू किया था वहीं पे आकर के उसको खत्म कर दिया, ताकि वो पूरा एक लूप क्रिएट हो जाए और एग्जामिनर के माइंड में पूरा कनेक्ट बैठ जाए, पूरी कहानी जो है वो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये इसने कहा, और जहां से इसने शुरू किया था उसी पॉइंट को आकर के इसने प्रूव कर दिया। जैसे हम करते थे ना बचपन में कि लेट एक्स बी दिस, और उसके बाद पूरा सॉल्व करते थे और उसके बाद हेंस प्रूव। तो क्या प्रूव करते थे कि एक्स जो है वो हमने सही अज्यूम किया था, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये हो गया, लेकिन उसके पहले हमको इंट्रो और बॉडी के, सॉरी, कंक्लूजन और बॉडी के बीच में एक सीमलेस फ्लो चाहिए, सीमलेस ट्रांजिशन चाहिए। तो सपोर्टिंग और अपोजिंग व्यूज देने के बाद आपको एक बैलेंस्ड व्यू देना होगा। बुद्ध का मध्यम मार्ग कभी भी भूलना नहीं है, चाहे जीएस हो चाहे एसए हो, आपको बुद्ध के मध्यम मार्ग को फॉलो करना ही होगा। द ट्रूथ लाइज इन द मिडिल, कि ना तो हम सिर्फ बेटे को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और ना ही हम सिर्फ फादर को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। A father's name may give roots, but the son must bear fruits which cannot exist without leaves. कि क्या कभी फल जो है वो बिना पेड़ के आ सकता है? नहीं आ सकता है, लेकिन पेड़ बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं होता है। बट याद भी उन्हीं पेड़ों को रखा जाता है जिनमें की फल होता है, ठीक है। दैट इज इनहेरिटेंस एंड एफर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कि आपने बहुत सारा कुछ इनहेरिट कर लिया लेकिन सब बेच के खा गए, तो ऐसा थोड़ी होता है। आपको उसको एफर्ट डालना होगा कि जो भी हमने इनहेरिट किया है उसको हम किस तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फादर्स एंड सन्स या फादर्स एंड फ्यूचर जनरेशन, बट द होल सोसाइटी एंड जनरेशन। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि when Dr. Kalam told the young boy that his father would be remembered through him, he was not dismissing his father's identity. वो ये नहीं कह रहे थे कि नहीं हम एक बोटमैन के बेटे होने पर हमको प्राउड नहीं है, बट रिकॉग्नाइजिंग दैट लेगेसी इज अ पार्टनरशिप। जितना इम्पोर्टेंट रोल एक फादर का होता है लेगेसी क्रिएट करने में, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल बेटे का भी होता है उस लेगेसी को आगे ले जाने में। The above proverb is thus both a call to humility and to the responsibility, कि जो हमने इनहेरिट किया उसको बहुत सौम्यता के साथ, बहुत शीलता के साथ हमको उसको अपने पास रखना होगा, ह्यूमिलिटी के साथ जो है उसको अपने पास रखना होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी कि उसको आगे लेकर के जा सके। टू ऑनर आवर इनहेरिटेंस, कि 1947 में जब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस नेशन को हमें हैंड ओवर किया था, तो इसलिए नहीं किया था कि टिकटॉक पे बैठ के रील्स बनाएं, ठीक है, इसलिए नहीं किया था कि बैठ करके हम कभी इसको मारें कभी उसको मारें, इसको छेड़ें उसको छेड़ें। उनके मन में एक विजन था, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस विजन को आगे लेकर के जा सकें, एंड ऑल्सो टू क्रिएट समथिंग एंड्योरिंग फॉर आवर फ्यूचर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पूरा का पूरा ऐसे जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी थीम्ड हो सकता था। अब आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं।